और अब खबर, कल पेश हुए आम बजट की। बजट पर आज से चर्चा शुरू होनी है। लोकसभा में बजट पर चर्चा के लिए 20 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। वित्त मंत्री इस चर्चा के बाद 30 जुलाई को बजट पर बहस का जवाब देंगी। 7 to 10 lakh rupees, 10%. वित्त मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, एमएसएमई और फूड प्रोसेसिंग मंत्रालयों की डिमांड और ग्रांट पर चर्चा के लिए अलग अलग समय तय किया गया है। लोकसभा में बजट पर चर्चा के लिए कांग्रेस को 4.25 घंटे का समय आवंटित किया गया है। वहीं राज्यसभा में कांग्रेस को 2 घंटे 20 मिनट का समय मिला है। सूत्रों के मुताबिक राज्यसभा में बजट पर चर्चा की शुरुआत पूर्व मंत्री पी चिदम्बरम करेंगे। इस बीच बजट में भेदभाव का आरोप लगाते हुए विपक्ष ने विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। कल हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में निर्णय लिया गया कि इंडिया गठबंधन के घटक दल आज संसद के बाहर और भीतर विरोध प्रदर्शन करेंगे। बजट पर हम लोगों ने चर्चा की। ये बजट 3/4 हिंदुस्तान के राज्यों में, खास तौर से उन राज्यों में विशेष रूप से जहाँ गैर भाजपाई सरकार है, पूरी तरह ब्लैकआउट किया गया है, पूरी तरह विकास के नाम पर शून्य कर दिया गया है। वहीं कांग्रेस और डीएमके ने 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का भी निर्णय लिया है। इसे लेकर एक्स पर एक पोस्ट में कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा, पेश किया गया केंद्रीय बजट बेहद भेदभावपूर्ण और खतरनाक था, जो पूरी तरह से संघवाद और निष्पक्षता के सिद्धांतों के खिलाफ है, जिसका केंद्र सरकार को पालन करना चाहिए। इस बीच बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महिला कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और बजट को लेकर बात की। और बजट में मिडिल क्लास को थोड़ी राहत दी गई है। नए टैक्स रिजीम में कुछ बदलाव किए गए जिससे लोगों को कुछ फायदा होगा। सरकार ने ओल्ड रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया है, सिर्फ न्यू रिजीम में मामूली राहत दी है। 0 से 3 लाख की आमदनी है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर 3 लाख से 7 लाख पर 5% टैक्स लगेगा, 7 लाख से 10 लाख पर 10% टैक्स लगेगा, 10 से 12 लाख पर 15% टैक्स लगेगा, 12 से 15 लाख पर 20% टैक्स लगेगा, 15 लाख से ऊपर पर 30% टैक्स लगेगा। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि 2/3 लोगों ने न्यू टैक्स रिजीम को चुना है और आयकर अधिनियम 1961 की समीक्षा की जाएगी। और यूट्यूबर एल्विश यादव से ईडी ने पूछताछ की है। लखनऊ में 9 घंटे तक ईडी ने एल्विश यादव से पूछताछ की है। सांप की तस्करी के बारे में कई सवाल ऐसे थे जो ईडी को करना था। इन 9 घंटों के दौरान उस पर सवाल पूछा गया है। महंगी गाड़ियां, विदेश की यात्रा के बारे में भी सवाल जवाब किए गए हैं। 30 जुलाई को एक बार फिर से एल्विश यादव से ईडी पूछताछ करेगी। यूट्यूबर एल्विश यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। कोबरा कांड में ईएफ के अधिकारियों ने पूछताछ की है। ईडी ने एल्विश को बीती 8 जुलाई को तलब किया था। हालांकि विदेश में होने की वजह से उसने मोहलत मांग ली थी। इसके बाद कल एल्विश ईडी के सामने पेश हुए। ये पूछताछ मनी लॉन्ड्रिंग केस में की गई है। सांपों के जहर से जुड़े मामले में नोएडा पुलिस ने एल्विश को गिरफ्तार कर चार्जशीट भी की थी, जिसको आधार बनाकर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। ये भी बात सामने आई है कि ईडी एल्विश के पास मौजूद महंगी कारों के काफिले की भी जांच करेगी। मिली जानकारी के मुताबिक एल्विश के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है। खबर ये भी आई है कि ईडी एल्विश यादव के साथ साथ बड़े होटल्स, रिसोर्ट्स और फार्म हाउस के मालिकों से भी पूछताछ करेगी। हालांकि एल्विश ने ईडी की पूछताछ पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। एल्विश अपनी बात आप बता दीजिए, क्या पूछताछ की आपने? क्या दोबारा भी पूछताछ की? आप अपना पक्ष क्या रखना चाहेंगे? एल्विश अपना पक्ष, एल्विश अपना पक्ष क्या रखना चाहेंगे आप? अब 30 तारीख को फिर ईडी ने एल्विश को पूछताछ के लिए बुलाया है। दरअसल ईडी ने मई में मामला दर्ज किया था। ईडी ने इस मामले में हरियाणा के सिंगर राहुल यादव उर्फ राहुल फाजिलपुरिया से भी पूछताछ की थी। कथित तौर पर सिंगर राहुल के एल्विश यादव से संबंध है। नशे के लिए पार्टियां आयोजित करने के लिए अवैध धन के इस्तेमाल और अपराध से अर्जित आय की ईडी जाँच कर रही है। एल्विश यादव पर आरोप है कि उनके द्वारा आयोजित पार्टियों में नशे के लिए सांप के जहर का इस्तेमाल किया जाता था। अप्रैल में नोएडा पुलिस ने इस मामले में 1200 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। बांग्लादेशी शरणार्थियों को आश्रय देने वाले बयान पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता घिर गई हैं। अब तक विरोधियों के निशाने पर रही ममता के बयान पर बांग्लादेश सरकार ने भी आपत्ति जताई है और एक नोट भेजा है।
से होता है। बांग्लादेश सरकार ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के बयान पर आधिकारिक तौर पर अपना विरोध दर्ज कराया है, जिसमें ममता ने कहा था कि वे हिंसा प्रभावित बांग्लादेश के असहाय लोगों को आश्रय देने के लिए तैयार हैं। पड़ोसी देश ने इस मामले को लेकर नई दिल्ली को एक आधिकारिक नोट भेजा है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री हसन महमूद ने कहा, মমতা ব্যানার্জির প্রতি যথাযথ সম্মান রেখেই বলতে চাই, তার সাথে আমাদের সম্পর্ক অত্যন্ত চমৎকার, ঘনিষ্ঠ, উষ্ণ। কিন্তু তার এই বক্তব্যে অনেকটা বিভ্রান্তি ছড়ানো হয়েছে এবং বিভ্রান্ত হওয়ার সুযোগ রয়েছে। সেজন্য আমরা তার এই বক্তব্যের ব্যাপারে ভারত সরকারকে ইতিমধ্যেই नोट दी আমরা জানিয়েছি। दरअसल 21 जुलाई को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में आयोजित शहीद दिवस रैली में कहा था, अगर हिंसाग्रस्त बांग्लादेश के लोग दरवाजा खटखटाने आएंगे तो वो उन्हें शरण देंगी। ममता ने इसके लिए यूनाइटेड नेशन की नीतियों का भी हवाला दिया, जिसमें कहा जाता है कि कोई भी पड़ोसी मुल्क शरणार्थियों की रिस्पेक्ट करेगा।